डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड यूनिट की बात करेंगे, जिसका नाम तत्वों का वर्गीकरण तथा आवर्त सारणी है। इसके अंतर्गत तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में उपस्थित समूह तथा आवर्तों की विशेषताएं एवं विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन करेंगे। रिसेंटली हम तत्वों के विषय में बात करें तो अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 90 तत्व प्रकृति से खोजे गए हैं तथा 28 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। यदि हम प्रत्येक तत्व के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उसके परमाणु गुणों का इंडिविजुअल अध्ययन करें तो हमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अतः सभी तत्वों के अध्ययन को आसान एवं सीमित समय में कंप्लीट करने के लिए हम इन्हें गुणों की समानता के आधार पर अथवा गुणों में क्रमिक परिवर्तन के आधार पर समूहों में विभाजित कर लेते हैं, जिसे हम तत्वों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पर बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखें। यदि हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्राउड की बात करें। यदि हम तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम प्राउड का आता है। प्राउड ने 1815 ईस्वी में सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं के जुड़ने से बना होता है तथा तत्वों का परमाणु भार उन हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणन के बराबर होता है। किंतु यह वर्गीकरण ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि बहुत सारे तत्वों का परमाणु भार फ्रैक्शन यानी पूर्णांक के रूप में नहीं आता है, जो हाइड्रोजन के होल मल्टीपल के रूप में नहीं आता है। इसलिए इस वर्गीकरण को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। उसके बाद जो प्रयास किया था, डॉबराइनर ने प्रयास किया था। देखिए, प्राउड के प्रयास से ये तो पता चला कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो परमाणु भार से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। उसी लिंकेज को लेके डॉबराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित कर दिया। जिसे हम डॉबराइनर का ट्रायड या त्रिक समूह कहते हैं। उन्होंने बताया, यदि हम पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात करें, यदि औसत परमाणु भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है तो उन तीनों तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इस आधार पर उन्होंने कई सारे ट्रायड दिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत मान ज्ञात करें तो 23 आता है, जो सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। इस तरह से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्रायड होगा। इसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो फास्फोरस और एंटीमनी का जो औसत भार होता है वो आर्सेनिक के लगभग औसत भार के लगभग बराबर होता है। इस तरह से ये ट्रायड प्राप्त किया। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ट्रायड प्राप्त किया और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम के लिए भी उन्होंने एक ट्रायड प्राप्त किया। किंतु इस ट्रायड से वह सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए। कुछ ही तत्वों का ये ट्रायड बना पाए, इसलिए यह क्लासिफिकेशन भी ज़्यादा दिन तक
मान्य नहीं रह सका, इसकी भी वैलिडिटी नहीं हो सकी ज़्यादा। उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। यह 1863 की बात है। उन्होंने बताया जैसे संगीत में अष्टक होता है, धुन होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे आठवां तत्व फिर पहले तत्व के जैसा होता है, ऐसे ही यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिखें तो एक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। तब उन्होंने बहुत सारे तत्वों को इसके अंतर्गत क्लासिफाई किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो जाएंगे। उसके बाद Na आ जाएगा तो Na लिथियम के समान गुण प्रदर्शित करेगा क्योंकि आठवां तत्व होगा। नौवां तत्व दूसरे तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा और 10वां तत्व तीसरे एलिमेंट के समान गुण प्रदर्शित करेगा। किंतु इस क्लासिफिकेशन की भी डिमेरिट्स रहीं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया और यह क्लासिफिकेशन 20 तक तो वैलिड रहा, 20 परमाणु क्रमांक तक, जैसे कैल्शियम तक। किंतु ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए यह क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं रहा। इसके बाद जो अगला प्रयास था 1869 में लोथर मेयर का था। लोथर मेयर ने भी परमाणु भार को ही एक आधार बनाया और उन्होंने परमाणु भार तथा परमाणुविक वॉल्यूम के मध्य एक ग्राफ या एक कर्व बनाया, जिसमें परमाणु आयतन और परमाणुविक मास की स्थिति के अनुसार तत्वों को रखा तो उन्हें एक कर्व प्राप्त हुआ जिसे हम लोथर मेयर कर्व कहते हैं। अगर लोथर मेयर कर्व की विशेषता की बात करते हैं हम, तो पीक पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बहुत अत्यधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं, उन्हें रखा तथा राइजिंग साइड पर उन्होंने विद्युत ऋणी तत्वों को रखा तथा कर्व के बॉटम में उन्होंने संक्रमण तत्वों को स्थान दिया। लेकिन तत्वों की संख्या बढ़ने से ये कर्व इतना जटिल हो गया कि ऐसे तत्व जिनकी डेंसिटी डेंसिटी में बहुत कम अंतर या लगभग बराबर थी, उनकी स्थान को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था, इसलिए इस कर्व को भी मान्यता नहीं मिल सकी। उसके पश्चात सबसे सफलतम प्रयास सन 1871 में मेंडलीव ने किया, जिसे हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात ऐसे तत्वों की पुनरावृत्ति होती है जिनके गुण पहले तत्वों के गुणों के समान होते हैं। इस नियम के आधार पर मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और उस क्लासिफिकेशन को उन्होंने आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल नाम दिया। आवर्त सारणी को उन्होंने ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज खानों में विभाजित किया। ऊर्ध्वाधर खानों को उन्होंने समूह या वर्ग का नाम दिया, जिनकी संख्या उनकी जो मौलिक आवर्त सारणी थी उसमें 8 थी, तथा जो क्षैतिज खाने थे उनको उन्होंने आवर्त नाम दिया, जिनकी संख्या मूल आवर्त सारणी में 7 थी।